प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा ग्रेविटेशन क्लास 11th की पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं और पब्लिश भी कर दिया, देख लेना। पार्ट 1 के अंदर मैंने आप लोगों को के प्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का, के प्लस का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में डिटेल्स में समझाया था। और इस पार्ट के अंदर के प्लस का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज के बारे में बताऊंगा। आओ बोर्ड पे देखते हैं क्या है के प्लस का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ एरिया। उससे पहले मैं एक बार फर्स्ट लॉ को आपको याद दिलाना चाहता हूं। फर्स्ट लॉ क्या था कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट में जितने सारे प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं और सन जो है वो सेंटर में होती है। के प्लस ने चेंज किया किए थे कि बोला कि नहीं, जितने सारे प्लैनेट्स है वो मूव करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंड द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोसाई। देखो, इन द केस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट सन कौन सी जगह पे होनी चाहिए? बीच में, सेंटर में। ये पोजीशन सन की होनी चाहिए। बट जब के प्लस ने इलिप्टिकल ऑर्बिट का बात लाई है तब फोकस तो एक नहीं होगी, इधर तो दो फोकस आपको मिल जाएगा। नंबर 1 इज दिस एंड नंबर 2 इज दिस। इसलिए जो स्टेटमेंट था वो क्या था, सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट फोसाई और फोकाई, प्लूरल टर्म, दो फोकस था। दोनों में से कोई एक में सन होगी तो मान लो इस पोजीशन पे होगी, तो इससे इसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर? तो ए के प्लस का फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ में भी उन्होंने ए इलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर किए थे, उन्होंने कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर नहीं किया। चलो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है के प्लस का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया के लिए। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सेम इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, थोड़ा सा इस टाइप का बने, कोई बात नहीं। ये क्या था मेरा, सेमी मेजर एक्सिस हाफ कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस हाफ हो जाएगा तो सेमी माइनर एक्सिस। फोकस, दो फोकस मिल जाएगी आपको, इसलिए फोकाई बोलते हैं हम। और मैं कंसीडर कर लूंगा इस पोजीशन पे सन है, इस फोकस में, तो ये मेरा सन की पोजीशन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट को मैंने ए से डिनोट कर दूंगा। ये पहले भी था, मतलब फर्स्ट लॉ में भी ये था। पॉइंट पी, पॉइंट ए इज द farthest point, the farthest distance from sun to planet, and P the closest distance from sun to planet. ये जो closest distance from sun to planet इसको हम बोले थे पेरिहेलियन, and the farthest distance from sun to planet ये हम बोले थे एपिहेलियन। क्लियर? यहां तक तो मैंने बोल दिया था। और एक चीज देखो, ये कर देते हैं कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट मैंने आर पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और फर्दर डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लैनेट मैं आर ए से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस आर ए एंड आर पी। क्लियर? अब स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ एरिया का? स्टेटमेंट ये है, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन। ए, चलो पहले ड्रॉ कर लेता हूं। P1 P2 लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन, P1 टू P2 स्वीप्स आउट इक्वल एरिया। कहां से कहां? यहां से यहां। स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी is constant. Aerial velocity dA dt is equal to constant. ये मैंने दिखाऊंगा कैसे होता है कि dA dt एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये भी मैं दिखाऊंगा, डिटेल्स में जाऊंगा, टेंशन मत लो, देखते रहो। तो स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप बताओगे सर इधर तो आपने एक एरिया दिखा रहे हो, कैसे होगा?
सही है। मैं और एक एरिया दिखा देता हूं कि प्लैनेट यहां पे P1 टू P2 में गया है। सपोज ये है, तो ये आपने P3 और P4 से डिनोट कर दिया। दिस इज P3 एंड दिस इज P4। देन एरिया आपको हो गया ये। ठीक है, तो दो एरिया मिल गए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, line joining from planet to sun sweeps out equal area in equal interval of time. That is, the aerial velocity is constant. According to this, तो दोनों एरिया सेम होगा। तो ए एरिया जो है P1 is P2, एरिया P1 is P2 इज इक्वल टू, देखो एरिया P1 is P2, ये जो एरिया होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एरिया P3 is P4, ये दोनों इक्वल होगा। एक के प्लस ने बोले, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ सन की पोजीशन कौन सी फोकस में है? इस पोजीशन पे है, और प्लैनेट एक बार इस यहां पे, एक बार इस जगह पे है। ये तो फर्देस्ट था, लेकिन ये भी तो दूरी में ही है, डिस्टेंस तो ज्यादा है। ये प्लैनेट तो बहुत नजदीक है, लेकिन ये तो दूरी पे है। तो ऑब्वियसली S1 तो नहीं, SP1 इज ग्रेटर देन SP3। देखो ये प्लैनेट बहुत नजदीक है, बट ये प्लैनेट इनसे बहुत दूर है। तो SP1 एंड SP3 में से SP1 इज ग्रेटर देन SP3। क्लियर? अगर ए होगा तो ए एरिया P1 SP2 एंड एरिया P3 SP4 दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? यहां पे तो मैंने देखा इस टर्म में चेंज आ गया। ये जो SP1 एंड SP3 इस टर्म में ही चेंज आ गया। तो क्या हो क्या रहे? एक्चुअली देखो, तब ये तो लिख सकते हो कि P1 P2 जो है, P1 P2 कौन सा है? ये P1 P2, P3 P4 A। तो P1 P2 इज लेस देन P3 P4। बताओ क्यों? देखो बैलेंस तो होनी चाहिए। अगर SP1 कम है तो ऑब्वियसली SP1 ज्यादा है, तो ऑब्वियसली P1 P2 कम होगी, तब जाके ना बैलेंस होगा। और P3 P4 ज्यादा हो जाएगी, तब जाके तो बैलेंस होगा। अगर SP3 कम है तो P3 P4 अगर 2 टाइम्स मान लो P3 P4 ज्यादा है P1 P2 से, और SP1 2 टाइम्स ज्यादा है, तो दोनों देखो बैलेंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दोनों का एरिया इक्वल। अब मैं क्या करूंगा, इस P1 P2 बाई T, P1 P2 बाई T इज लेस देन, बोथ साइड मैंने T से डिवाइड कर दिया, P3 P4 बाई T। कुछ नहीं किया, T से सिर्फ डिवाइड कर दिया। तो P1 P2 क्या है? एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। P1 P2 क्या है? स्पीड, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड है ना। कौन सी स्पीड है? लीनियर। एंगुलर का कोई केस अभी तक नहीं है, ऑब्वियसली आएंगे। मेन केस तो एंगुलर का ही है, ये तो रोटेशन हो रहा है। लीनियर तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत छोटा टाइम dt टाइम में हो रहा है। स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है dt, इसलिए मैंने छोटा पोर्शन अगर कंप्लीट करूं, कंसीडर कर लूंगा। मान लो ये सर्कल है कि एलिप्स है, कुछ भी है। देखो ये अगर इलिप्स है और आप इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गए हो, प्लैनेट P1 टू P2,
P1 ये P1 पॉइंट था, P1 टू P2 में गए, तो मैं तो इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकता हूं। एक्चुअली है तो सर्कुलर मोशन, बट मैं जब इंस्टेंट, छोटा इंस्टेंट dt टाइम में कर लूंगा, बहुत छोटे टाइम में, तब तो एक लीनियर का केस मैं कंसीडर कर सकता हूं। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम करके मैंने लीनियर स्पीड से आपको बताया। तो P1 बाई P2 बाई T इज लेस देन P3 P4 बाई T। तो ये जो P1 P2 बाई T है, P1 P2 बाई T, ये क्या है? लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड of the planet P1, linear speed of planet P1 and P3 P4 by T, ये क्या है? लीनियर स्पीड ऑफ प्लैनेट P3, ये जो प्लैनेट P3 का था, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, एक मजेदार स्टेटमेंट आ रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट? जो एरियल वेलोसिटी जो मैंने कांस्टेंट बोला था, इस एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमेशा जो लीनियर स्पीड होगा प्लैनेट का, वो कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो, कभी लीनियर स्पीड ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। मतलब इस केस में P1 P2 बाई टी विथ रेस्पेक्ट टू P3 P4 बाई टी से कम है। मतलब जो क्लोजेस्ट है इनका स्पीड ज्यादा है, जो फर्देस्ट है इनका स्पीड कम है। यानी कि लीनियर स्पीड कम और ज्यादा होने के बाद ही ये जो एरियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट हो रही है। क्लियर? तो कंटिन्यूअसली लीनियर स्पीड चेंज हो रही है और इस DADT एरियल वेलोसिटी को मेंटेन कर रहे कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। एकदम क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, ये जो सेकेंड लॉ है, मतलब लॉ ऑफ एरिया, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है और बोल सकते हो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे ये सेकेंड लॉ है। लेकिन मैंने इधर लीनियर लाया था, आपको समझा दिया था कि स्मॉल टाइम के होने के कारण मैंने स्पीड को ऐसे दिखाया। तो जब कंजर्व होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व होगा, तब मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो इधर दिखाता हूं, बहुत इजीली समझो, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज मैंने समझाने के लिए लाया था लीनियर स्पीड को, कि स्पीड कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद DADT जो है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एक केस एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का केस है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू व्हाट? सर्कुलर मोशन में हमने पढ़े R cos P। अब मैं इसका मैग्नीट्यूड पार्ट लेके काम करूंगा। देखो R इंटू mv। अब एक चीज देखो, मजेदार चीज, ये जो है कौन सी डायरेक्शन? मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, AVA। एंड ये जो है AVP से, VP से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओगे क्यों सर? ये डायरेक्शन ये है, मतलब प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये कौन सी डायरेक्शन में वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? इस डायरेक्शन में V है। ये कौन सी है? टॉर्क। देखो टॉर्क हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में भी है, बाद में आ जाता हूं, टॉर्क बाद में बता दूंगा, अभी सोचना ही मत। सिर्फ इतना सोचो, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं तो V है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट। तो अगर स्फीयर होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, तब भी तो ये आएगा अलोंग टेंजेंट। ड्रॉ करो, ये आपका वेलोसिटी मिल जाएगा V है, इधर मिल जाएगी VP।
ठीक है। अब r क्रॉस एम भी, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो इस केस में और इस केस में एंगुलर मोमेंटम दोनों में कंजर्व होगी। तो इस टाइम पे मैं क्या लिख सकता हूं, r कौन सा था मेरा, आर पी, एम वी, एम कांस्टेंट, प्लैनेट का मास कांस्टेंट, वी, वी कौन सी होगी, वीपी इज इक्वल टू, इसमें आ जाओ, आर कौन सी होगी, एच, सॉरी एच क्यू, ए, मैंने तो ए से डिनोट किया, ए, एम वेलोसिटी कौन सी है, वी ए, एम एम कैंसिल आउट बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगी वी पी बाई वी ए इज इक्वल टू आर ए बाई आर पी। अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप इस फॉर्मूला से निकल सकते हो। अभी मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट में डीएडीटी कांस्टेंट कैसे हो रहा है, मतलब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो रहा है। और एक चीज, ये जो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम के साथ एरियल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, ये भी मैं दिखाऊंगा ना। सर्कुलर मोशन का नहीं है, ये ग्रेविटेशन के हिसाब से ही दिखाऊंगा, ग्रेविटेशन में ही काम पे आएगी। चलो बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अभी क्या करूंगा मैं, ये जो एरिया देख रहे हो आप, इस एरिया को मैं अलग से दिखाऊंगा, मतलब इसमें दिखाने से आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, मैं अलग से ड्रॉ करके सेम चीज को अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये है आपका एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये आपका मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, जो सन है ए पॉइंट पे है, ठीक है। इस कुछ चेंजेस नहीं, ये दो पॉइंट P1 P2 था, मैंने इस पॉइंट को इधर ले लिया, एक P1 दिस और P2 जो है इस पॉइंट पे P2, बस दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं किया। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो दोनों लाइन को ज्वाइन कर दो, ये और यहां से ये ज्वाइन कर दो, और जो एरिया है आपको, ये जो एरिया था, ये एरिया आपको ये मिल गया। चलो ये एरिया, ठीक है। अब देखो इन स्मॉल टाइम डी टी, मैंने पहले ही बताया क्या होगा, जो ये सर्कुलर मोशन है इसमें अगर बहुत स्मॉल टाइम है, इंस्टैंटेनियस टाइम में, ये आपका एक स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हो, क्योंकि बहुत छोटा टाइम में अगर ये होगा तो ये अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टाइप के ही हो जाएंगे। अगर बहुत स्मॉल टाइम का आप लोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप आ जाओ, तो क्या होगा P1 टू P2 में, तब क्या होगा, ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन गया तो एरिया क्या, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ पोजीशन वेक्टर, मैंने वेक्टर में ये चीज समझाया था कि ये आपका पोजीशन वेक्टर आर, अब पोजीशन वेक्टर आर यहां से यहां पे आया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आर इस पोजीशन से शिफ्ट किया इस पोजीशन पे, 0 0 कोऑर्डिनेट था। अब ये एक पॉइंट है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो x1 y1 टू x2 y2, ये आपका पोजीशन चेंज हुआ, तो ये इसको आप डेल्टा आर व डी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये जो रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। तो ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर, इसको आप मान लो एक पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कौन सी होगी, ये, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये एक पोजीशन वेक्टर है।
तो हाफ इंटू बेस कौन सी हो गई मेरा, आर, हाइट, हाइट कौन क्या है, हाफ इंटू एरिया डी ए इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस डी आर। कंपेयर करो, पी पॉइंट, पी कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया P2 में जब मूव कर रहा था प्लैनेट, डी आर इन टाइम डी टी, स्मॉल टाइम इन स्मॉल इंटरवल ए डी आर सेट किया। देखो कंपेयर कर लो। तो अब हाफ आर क्रॉस डी आर, मॉड लेना चाहो तो मॉड ले सकते हो। तो डी ए एरिया इज इक्वल टू मिल गया आपको ये, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी का डेफिनेशन में जाऊंगा। क्या है एरियल वेलोसिटी का डेफिनेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, टाइम रेट ऑफ चेंज of area covered is called aerial velocity। जो मैंने पहले आपको यहां पे डी ए डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताया था, इनका डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कवर्ड इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। Then aerial velocity v is equal to what, dA dt, पर यूनिट टाइम में जितना एरिया कवर किया, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कवर्ड इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। तो आपको एरियल वेलोसिटी का डेफिनेशन मिल गई। तो इसमें मैंने t से dt से डिवाइड कर देता हूं बोथ साइड। तो आपको जो मैंने बताया था डी ए डी टी कॉन्स्टेंट होगा, वो डेरिवेशन में अभी दिखाने जा रहा हूं। डी ए डी टी और जो एरियल वेलोसिटी, देखो ये इधर एक वेक्टर है, हाफ इंटू आर इंटू डी आर, इनको मैग्नीट्यूड पार्ट भी ले सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जो मर्जी मैग्नीट्यूड लोगे कैलकुलेशन के टाइम पे देख लेना। डी आर बाई डी टी मैंने बोथ साइड डी टी से डिवाइड कर दिया। अब हाफ इंटू आर क्रॉस डी आर डी टी इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी। क्या है डी आर डी टी इज इक्वल टू वी, आर क्रॉस वी, मिल गया आपका आर क्रॉस वी। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, यहां पे दिखा देता हूं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू मोमेंटम में चले जाओ, मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, और p इज वेक्टर एंड v इज वेक्टर, इधर भी मैंने वेक्टर दे दिया। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं v का वैल्यू, v इज इक्वल टू क्या है, p बाई m। अब वैल्यू पुट कर दो इस जगह पे, क्या मिल जाएगा आपको, डी ए डी टी इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस क्या है, p बाई एम, दिस इक्वल टू 1/2m आर क्रॉस p, 1/2m आर क्रॉस p। आर क्रॉस p क्या है, एंगुलर मोमेंटम, देन 1/2m इंटू एल। देखो मैग्नीट्यूड लेने का जरूरत भी नहीं पड़ा, अगर कोई भी जगह पे आपको मैग्नीट्यूड लेने का जरूरत पड़ता है तब मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो। या मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लाया, आर क्रॉस पी इज इक्वल टू, मुझे एल मिल गया, एल इज एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू, फाइनली क्या मिल रहा है मुझे, एल इज इक्वल टू 2m डी ए डी टी। अब डी ए डी टी एक वेक्टर है, इनका आप मैग्नीट्यूड ले लेना। तो फाइनली मुझे क्या मिला, एल इज इक्वल टू 2m डी ए डी टी। ठीक है, 2m डी ए डी टी। अब देखो मैं इसको मिटाता हूं और बाकी जो कैलकुलेशन है वो समझा देता हूं कि कैसे एंगुलर मोमेंटम एल
कांस्टेंट होगा एंड देन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, आई मीन कंजर्व्ड हो जाएगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम पहले मैं प्रूव करूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अगर एंगुलर मोमेंटम को मैं कंजर्व प्रूव कर सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि हां एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तब मैं कह सकता हूं कि हां केपलर सेकंड लॉ वैलिड है। चलो देखते प्रूव करते कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसके बाद एरियल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होता है वो दिखाता हूं। तो पहले मिटा लेता हूं मैं ये, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, मैं यहां से मिटा के जा रहा हूं। और वेक्टर का ये चीज, मेरा वेक्टर का जो वीडियोस है वो देख लेना, तब एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सेमी मेजर माइनर मेजर जो भी है ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये ड्रॉ कर लिया। चलो सन का पोजीशन भी मैंने आपको दिखा दिया, ये सन है, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट जो मैंने इलिप्स ड्रॉ किया था, प्लैनेट को मैंने इस पोजीशन पे रखा था P1 और यहां पे गया था P2। चलो ये P1 2 इधर P2 को दिखा देता हूं मैं। अब एक चीज देखो, ये तो प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे, क्यों नहीं ये प्लैनेट आके सन के ऊपर गिर रहा है? और इतना सिस्टेमेटिकली ईयर आफ्टर ईयर कैसे हो सकता है? ये मतलब ये जो मूव और एवोल्यूशन मतलब रिवॉल्व करना ईयर आफ्टर ईयर कैसे होते आ रहे हैं? कभी ना कभी तो कुछ होगा कि अगर कोई भी प्लैनेट आके सन के ऊपर गिरेंगे, नहीं तो सन जाके कोई प्लैनेट के ऊपर गिरेंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। जो सिस्टेमेटिक प्रोसेस है वो फॉलो होता है ईयर आफ्टर ईयर। उसी सन के चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट है वो सेम डायरेक्शन में उसी हिसाब से ही रिवॉल्व करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स सन, इसको आप ग्रेविटेशनल सेंट्रल फोर्स बोल सकते हो, टूवर्ड्स सन, टूवर्ड सन एक सेंट्रल फोर्स एक्ट होता है। और मेरा जो क्या था, चलो ड्रॉ कर लेता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ए मान लो P2 पॉइंट, ए, तो ए क्या है, ए मेरा क्या था, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन कौन सी थी, ये, ए मेरा क्या था, डी आर, समझने की कोशिश करो। सेंट्रल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड सन, इस डायरेक्शन क्या था मेरा, पोजीशन वेक्टर आर, मैंने क्या बनाया था, डी आर, विथ वेरी स्मॉल टाइम डी टी में स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डी टी टाइम, वेरी इंस्टेंटेनियस टाइम में जो स्वीप किया था प्लैनेट P1 टू P2, ADR था। और डायरेक्शन कौन सी थी, ए रिजल्टेंट था। इसी से ट्रायंगल लॉ से मैंने क्या डीए एरिया को निकाल लिया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कंसीडर कर लिया था कि ये एक लाइन है, मतलब जो ये सर्कुलर का केस था उसको मैंने लाइन कंसीडर करके वो कैलकुलेशन कर लिया था, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन वही था, हाफ इंटू आर इंटू डी आर, आर क्रॉस डी आर, जो मैंने डी इज इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस डी आर ए किया था। क्लियर? तो अब देखो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड सन, कौन सी फोर्स, सेंट्रल फोर्स, मतलब आपका ये जो सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या होता है, कोई भी प्लैनेट सन के ऊपर आके ना गिरता है, ना कि सन कोई प्लैनेट के ऊपर जाके गिरते हैं, कोई भी कुछ नहीं होता है,
जो ये रोटेशन चल रहे हैं, जो रिवॉल्व मूव कर रहे हैं, जिस ऑर्बिट में प्लैनेट्स सन के चारों तरफ, ये सदियों से चलते आ रहे, इवन ईयर आफ्टर ईयर ये चलेंगे, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि फ्यूचर में भी होंगे, फ्यूचर में भी ये रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल फोर्स, और एक सेंट्रल फोर्स जो है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स सन। तो आर पोजीशन वेक्टर जो मैंने इधर ड्रॉ किया था, पोजीशन वेक्टर कुछ नहीं है, ये सन टू प्लैनेट, सन टू प्लैनेट का जो पोजीशन वेक्टर आर मैंने किया था, सन टू प्लैनेट का जो डिस्टेंस था आर एंड एफ, इन दोनों का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आर इस डायरेक्शन में तो एफ इस डायरेक्शन में, then angle between these two is equal to what? 180 degree. Then tau, torque is equal to, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको उस टाइम पे बता दिया था, टॉर्क क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यहां पे मैंने क्या किया था, ये था मेरा वी ए, ये था मेरा वी पी, जो थोड़ा सा पहले मैंने बोर्ड को साफ करने के टाइम पे साफ किया था, वहां पे भी दिखाया था, वी ए और वी पी दो वेलोसिटी, डायरेक्शन कौन सी थी, ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रही थी। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ आपको दिखाई दे रहे हैं। टॉर्क कहां से हुआ, मैं बोला था टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, बाद में बताऊंगा। तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस ऑपोजिट डायरेक्शन में। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, देन आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू आर एफ sin theta, and theta is equal to what? 180 degree, and this equal to sin 180 degree वैल्यू कितना है, 0, then tau is equal to 0, and dl dt is equal to क्या है, tau, then dl dt is equal to what, 0, then l is equal to what, कांस्टेंट। क्लियर? तो आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट मिल गया। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो 2m dA dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, 2m ऑब्वियसली कांस्टेंट, प्लैनेट का मास, तो dA dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या मैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, जो केप्लर सेकंड लॉ में पहले से ही मैं बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू केप्लर सेकंड लॉ, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट्स टू सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो प्रूव हुआ। और यहां पे मेरा और एक चीज प्रूव हो गया कि एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व। तो सेकेंड लॉ जो था के प्लस का लॉ ऑफ एरिया, ये मैंने एक जगह पे बताया था कि ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी मुझे मिल गया कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ही सेकेंड लॉ है। ठीक है, चलो आज यहां तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।